मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चौथी मंजिल से गिरकर फिजियोथेरेपिस्ट भानु मोहर की दर्दनाक मौत हुई। यह आत्महत्या थी या कोई मजबूरी, अब तक यह साफ नहीं हो सका है। घटना स्थल से लेकर कमरे तक हर पहलू जांच के घेरे में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले रहस्य अब और ज्यादा गहराता जा रहा है। जबलपुर में मेडिकल स्टूडेंट की मौत, चौथी मंजिल से गिरने से गई जान। आत्महत्या की वजह अब तक अज्ञात, पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फिजियोथेरेपिस्ट भानु मोहर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। यश हाइट्स अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद भानु की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। जगह यश हाइट्स अपार्टमेंट जबलपुर। चौथी मंजिल से गिरने की घटना, मृतक भानु मोहर फिजियोथेरेपिस्ट, मामला संदिग्ध मौत। पुलिस के मुताबिक भानु मोहर पिछले 5 महीनों से अपार्टमेंट में अकेला रह रहा था। घटना के वक्त फ्लैट अंदर से बंद था। पुलिस ने फ्लैट को सील कर दिया है और परिजनों की मौजूदगी में कमरे की तलाशी ली जाएगी। उम्र 29 वर्ष, निवासी दतिया मध्य प्रदेश, पढ़ाई पीपीटी मेडिकल कॉलेज जबलपुर। पिछले 5 महीने से अकेले रह रहा था। सीएसपी एमडी नागोतिया के मुताबिक फिलहाल आत्महत्या की वजह साफ नहीं है। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। अब जो जांच हो रही है उसके मुख्य बिंदु क्या है, ये जान लीजिए। मामले में सुसाइड नोट नहीं मिला। मोबाइल और कॉल डिटेल की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, हर एंगल से जांच जारी। कुल मिलाकर एक होनहार फिजियोथेरेपिस्ट की मौत कई सवाल छोड़ गई है। ये आत्महत्या थी या कोई और वजह, सच जांच के बाद सामने आएगा। फिलहाल जबलपुर की यह घटना पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो खाना देर से मिलने पर आप क्या करते हैं? थोड़ी सी बहस, शिकायत या गुस्सा? लेकिन गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन में इसी देरी ने 2 दोस्तों की जिंदगी छीन ली है। ढाबे पर शुरू हुई मामूली कहासुनी चाकू, ईंट, पत्थर और खून में तब्दील हो गई। 2 दोस्तों की जान चली गई। इस रिपोर्ट में देखिए। ढाबे पर दोस्त आए थे खाना खाने, लौटे ताबूत में। खाना देर से मिला, मौत समय से पहले आ गई। ढाबे पर दाल नहीं, पहले दोस्तों में खून उबला। नशे में भैंस, हाथ में चाकू, कानून से पहले हिंसा। ढाबा बना रणभूमि, मामूली विवाद में डबल मर्डर। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस, हमलावर फरार। शुक्रवार की रात समय करीब 10:30 बजे गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में अंबेडकर नगर के पास स्थित वैष्णो ढाबे पर कुछ युवक खाना खाने पहुंचे। ढाबा आम दिनों की तरह खुला था। ग्राहक बैठे थे और रसोई में काम चल रहा था। इसी दौरान खाना परोसने में देरी को लेकर 2 पक्षों के बीच हल्की फुल्की कहासुनी हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बहस कुछ ही मिनटों में एक खौफनाक वारदात में बदल जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक खाना जल्दी ना मिलने पर आवाज ऊंची होने लगी। बात बात में गालियां दी जाने लगी और फिर माहौल गर्मा गया। देखते ही देखते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने चाकू निकाल लिया और आसपास पड़े ईंट और पत्थरों से भी ताबड़तोड़ वार। खोड़ा निवासी सत्यम और उसका दोस्त त्रिपाल हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। ढाबे पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले दोनों युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर चुके थे। सर क्या हुआ था यहाँ, कुछ बता सकते हैं? किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या बताया जा रहा है? खाना वाना खाते समय उन्होंने जो पैसे वैसे का लेन देन था उसी को पीछे झगड़ा हुआ। शुरू में झगड़ा हुआ करीबन 8 साढ़े 8 बजे करीब। उसके बाद हम तो फिर घर चले गए, मामला शांत हो गया है। उसके बाद रात को तकरीबन
10 या 10:15 के आसपास फिर झगड़ा हुआ? उसके बारे में जानकारी ना, हम तो चले जाते अपनी दुकान बंद। देखिए साफ तौर पर जो इनके सामने तकरीबन 8 बजे झगड़ा होता है। घटना के बाद ढाबे और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। आरोपी मौके से पैदल ही फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने जांच के बाद सत्यम और श्रीपाल दोनों को मृत घोषित कर दिया। एक पल में 2 जिंदगियां खत्म हो गईं और 2 परिवारों में गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सूचना मिलते ही खोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। ढाबे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की पहचान के लिए हर एंगल से जांच की जा रही है। इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह का तनाव या बवाल ना हो। कुछ युवकों के बीच में विवाद होने की और मारपीट होने की सूचना थी। तुरंत ही स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जाके जानकारी की गई तो कुल 3 व्यक्ति घायल थे जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जानकारी करने के बाद पता चला कि 2 व्यक्तियों का उपचार के दौरान मृत्यु हो गया है और एक व्यक्ति जो घायल है वो खतरे से बाहर है। इस बारे में जो मृतक हैं उनको उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है और उनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है और कुछ लोगों को पूछताछ हेतु जो संदिग्ध है उनको हिरासत में लिया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल के मुताबिक प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई कि घटना के समय दोनों पक्षों में शराब का सेवन किया हुआ था। नशे की हालत में छोटी सी बात बड़ी हिंसा में बदल गई। सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें मामले में अब तक 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बीती रात गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के अंतर्गत आने वाले इसी रेस्टोरेंट, इसी ढाबे के सामने जो है खूनी संघर्ष देखने को मिला था। ऐसे में दरअसल ये बताया जा रहा है यहाँ पर 2 पक्ष खाना खा रहे थे और खाना मंगाने को लेकर जो है आपस में उनका कुछ विवाद हुआ। विवाद इस कदर बढ़ा कि उन्होंने चाकुओं से एक दूसरे पर वार करने शुरू कर दिए और साथ ही पास में पड़े पत्थरों से भी एक दूसरे पर वार किया गया, जिसमें कि 3 लोग घायल हुए। उनको नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर तमाम सीसीटीवी खंगाल रही है और ऐसे में 3 टीमें गठित कर दी हैं और 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। खाना देर से मिलने की शिकायत, नशे में गुस्सा और कुछ मिनट का उबाल, इसने 2 दोस्तों की जिंदगी छीन ली। ये घटना सिर्फ एक ढाबे का नहीं, ये उस गुस्से की तस्वीर है जो नशे में काबू से बाहर हो जाता है। आज सत्यम और श्रीपाल नहीं है, लेकिन सवाल यही है, क्या कुछ पल का सब्र 2 जिंदगियां बचा सकता था? खोड़ा से सामने आई ये वारदात एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम गुस्से पर काबू करना भूलते जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राजस्थान के रेगिस्तान से देश की सुरक्षा पर बड़ा हमला बेनकाब हुआ है, क्योंकि शिकंजे में आईएसआई का जासूस आ गया है। दरअसल पोखरण जैसे संवेदनशील इलाके से आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था एक आम नागरिक। हनी ट्रैप, पैसे, डर, इन तीनों हथियारों से पाकिस्तान की साजिश चल रही थी। सोशल मीडिया के जरिए सेना की गुप्त जानकारी दुश्मन तक पहुंचाई जा रही थी। आज सवाल यह है कि क्या देश के भीतर छिपे ऐसे चेहरे सबसे बड़ा खतरा नहीं है? एक सनसनीखेज रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस ने देश की सुरक्षा के खिलाफ चल रहे एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र से छबरा राम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप है। जांच एजेंसियों के मुताबिक छबरा राम सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआई के संपर्क में आया और धीरे धीरे हनी ट्रैप के जाल में फंसता चला गया।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया कि आरोपी छबराराम को पैसों का लालच दिया गया और उसकी निजी तस्वीरों और बातचीत के जरिए उस पर दबाव बनाया गया। इसी डर और लालच के चलते उसने भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा करनी शुरू कर दी। मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में आईएसआई हैंडलरों से हुई चैट, कॉल डिटेल और डिजिटल सबूत मिले हैं। आइए आपको बता दें कि आखिर छबराराम हनी ट्रैप में फंसा कैसे। दरअसल सोशल मीडिया से आईएसआई हैंडलर से संपर्क, फर्जी महिला प्रोफाइल के जरिए बातचीत, निजी चैट और फोटो से ब्लैकमेल, पैसों और बदनामी के डर से जासूसी। गिरफ्तार आरोपी छबराराम पोखरण के साकड़ा गांव का रहने वाला है और पिछले 4 सालों से ई-मित्र सेंटर चला रहा था। एक आम नागरिक की तरह दिखने वाला यह शख्स सुरक्षा एजेंसियों की नजर में लंबे समय से संदिग्ध था, लेकिन ठोस सबूत मिलने के बाद ही कार्रवाई की गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने छबराराम को हिरासत में ले लिया है और गहन पूछताछ के बाद औपचारिक गिरफ्तारी की गई। निवासी साकड़ा पोखरण, पेशा ई-मित्र सेंटर संचालक, संपर्क सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई, केस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। पूछताछ में छबराराम ने स्वीकार किया कि वो काफी समय से आईएसआई के संपर्क में था और लगातार सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां साझा कर रहा था। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसे कितनी रकम दी गई, लेकिन पैसों का वादा जरूर किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल जागरूकता की कमी और त्वरित पैसों का लालच ऐसे मामलों की बड़ी वजह बनता है। छबराराम की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल भी उठा कि आखिर क्यों खतरनाक है ये मामला। सीमावर्ती इलाके से सूचना लीक होना, सेना की गतिविधियों पर खतरा, डिजिटल जासूसी का बढ़ता नेटवर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा असर। देखिए, छबराराम who is related to Jaisalmer, Pokhran Tehsil, was charged under Section 3 and Section 9 of Official Secret Act and 152 and 338B of BNS 1923। तो जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए हैं उसमें कल अरेस्ट किया था अक्यूज्ड को, आज पुलिस कस्टडी के लिए 5 डेज के लिए प्रोड्यूस किया। सूत्रों के अनुसार आरोपी न सिर्फ जानकारियां भेजता था, बल्कि ओटीपी साझा कर व्हाट्सएप जैसे ऐप्स इंस्टॉल करने में भी मदद करता था ताकि सीधे संपर्क बना रहे। कुल मिलाकर हनी ट्रैप, लालच और डर, इन तीनों ने मिलकर एक आम आदमी को देशद्रोह की राह पर धकेल दिया। पोखरण से पकड़ा गया ये जासूस दिखाता है कि दुश्मन अब सीमा पार नहीं, मोबाइल स्क्रीन के भीतर छिपा है। अब जरूरत है सतर्कता की, क्योंकि देश की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। राजस्थान के जैसलमेर इलाके के पोखरण में राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कल पाकिस्तानी आईएसआई जासूस छबराराम को गिरफ्तार किया था। जब उसको आज कोर्ट में पेश किया गया तो आरोपी को 5 दिन का रिमांड है वो राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा को सौंपा गया है। बहरहाल जिस तरीके से अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिनों का रिमांड मंजूर किया गया है, आगे अब सख्ती से पूछताछ है वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जो टीम है वो करेगी। पूरे मामले को लेकर किस तरीके से खुलासे होते हैं, कब से ये आरोपी जो है पाकिस्तान के टच में था और जो हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी है वो पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर देखने वाली बात होगी। मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो फोन की घंटी, उधर भरोसे की आवाज और इधर खाते से उड़ते पैसे। यह कहानी है नोएडा के उस कॉल सेंटर की जहां पर लैप्स बीमा पॉलिसी को मैच्योर कराने का सपना दिखाकर लोगों की जिंदगी भर की कमाई को लूटा जा रहा था। 2 बैंक खाते, 1 करोड़ 20 लाख रुपए फ्रीज और 500 से ज्यादा लोग हुए हैं शिकार। और सब कुछ चल रहा था नोएडा सेक्टर 10 की एक इमारत के टॉप फ्लोर से, जहां कोई कॉल सेंटर नहीं बल्कि ठगी का कंट्रोल रूम चल रहा था। यह रिपोर्ट देखिए। मोबाइल फोन की 1 घंटी और जिंदगी भर की कमाई फुर। लैप्स पॉलिसी ठगी का हथियार, कॉल सेंटर बना लूट का अड्डा। जस्ट डायल से डेटा, डार्क वेब से सप्लाई, बैंक खातों से सफाई। 10,000 से 1 लाख तक
प्रोसेसिंग फीस के नाम पर डिजिटल डकैती। नोएडा से पूरे देश को कॉल, डिजिटल ठगी का मॉडल बेनकाब। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सेक्टर 10 के D226 टॉप फ्लोर पर एक संदिग्ध कॉल सेंटर चल रहा है। एडीसीपी शव्या गोयल के नेतृत्व में जब पुलिस ने रेड की तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। लैपटॉप खुले थे, मोबाइल लगातार बज रहे थे और कॉलिंग शीट्स पर लोगों के नाम, नंबर और बीमा डिटेल्स दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक ये कोई कॉल सेंटर नहीं बल्कि ठगी की फैक्ट्री थी। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वरुण शर्मा, मदन गुप्ता और प्रदीप वर्मा तीनों नोएडा के रहने वाले हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद ठगी को अपना पेशा बना चुके थे। इनका नेटवर्क इतना बड़ा था कि अब तक 500 से ज्यादा लोगों को ये अपना शिकार बना चुके थे और पिछले करीब 6 महीनों से यहाँ ठगी का नेटवर्क ये चला रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि वो लोग खास तौर पर उन लोगों को टारगेट करते थे जिनकी बीमा पॉलिसी लैप्स हो चुकी थी या जो जल्दी मैच्योरिटी चाहते थे। इस ठगी का सबसे खतरनाक खुलासा था डेटा की खरीद फरोख्त। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी जस्ट डायल से पैसे देकर हजारों लोगों का डेटा खरीदते थे। 10,000 रुपए में करीब 5,000 लोगों की जानकारी। इतना ही नहीं, डार्क वेब से भी डेटा खरीदा जाता था। पुलिस ने 15 कॉलिंग शीट बरामद की है जिनमें नाम, नंबर और पॉलिसी से जुड़ी डिटेल्स दर्ज थी। कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में गौतम बुद्ध नगर में लगातार साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना फेज 1 पुलिस ने एक इंश्योरेंस स्कैम को बस्ट किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लोगों से उनकी लैप्स बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराने के नाम पर ठगी कर रहे थे। हर व्यक्ति से 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की धनराशि प्राप्त कर रहे थे। इनके 20 खाते हम लोगों को मिले हैं जिनको फ्रीज कराया गया है और कुल धनराशि 1 करोड़ से अधिक है जिसको फ्रीज कराया गया है। इनके विरुद्ध कई राज्यों में कंप्लेंट्स दर्ज हैं जिसमें इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि इन लोगों का ठगी का तरीका भी पूरी तरह प्रोफेशनल था। फोन पर खुद को बीमा कंपनी का अधिकारी बताकर लोगों को भरोसे में लिया जाता था। फिर प्रोसेसिंग फीस, सेटलमेंट चार्ज या टैक्स के नाम पर 10,500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का अलग अलग खातों में पैसे का ट्रांसफर करवाया जाता था। पैसा आते ही नंबर बंद और पीड़ित का हाथ खाली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और बैटिंग एप्स का भी इस्तेमाल करते थे। 20% कमीशन बैटिंग एप्स वालों को जाता और बाकी 80% अपने बैंक खातों में जमा कराते। अब तक 20 बैंक खातों में करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए फ्रीज किए जा चुके हैं। एनसीआरपी पोर्टल पर अलग अलग राज्यों से करीब 20 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने एक लैपटॉप, 8 स्मार्टफोन और 8 कीपैड फोन भी बरामद किए हैं। इसके अलावा जो इसमें मुख्य आरोपी है वो पैसे डायरेक्ट न लेकर बेटिंग के जो अकाउंट्स हैं उनके थ्रू सोर्स करता था, जिससे 20% कमीशन बेटिंग ऐप वालों को मिलती थी और 80% जो है आरोपी को प्राप्त हो जाती थी। इससे पुलिस को उन तक पहुंचने में और कठिनाई होती। इन लोगों ने सैकड़ों लोगों के साथ अभी तक ठगी की होगी। हम लोग के पास ऑलरेडी करीब 20 कंप्लेंट्स आ चुकी है। ये डेटा कहाँ से लेते थे? ये डेटा लेजिटिमेट कंपनी से लेते थे जो लेजिटिमेट इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। इन लोगों को 10,000 रुपए में 5,000 लोगों का डेटा मिलता था। जिस कंपनी ने इन लोगों को डेटा प्रोवाइड किया है उनके विरुद्ध हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं। कितने एरिया में हुआ है? ये सभी राज्यों में जो भारत के हैं हम लोगों को इसमें कंप्लेंट्स मिली हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि से हम लोग को कंप्लेंट्स मिली हैं और भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। ठगी का पैसा सीधे बैंक में नहीं आता था। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा ऐप्स के जरिए पैसा मंगवाया जाता था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। आरोपी लैप्स पॉलिसी के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे। बैंक खातों को फ्रीज किया गया है और आगे की जांच जारी है। बीमा पॉलिसी की रकम वापस दिलाने के नाम पे ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। थाना फेज 1 पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आपको बता दूं कि एक गिरोह चल रहा था नोएडा के थाना फेज 1 क्षेत्र में जो लैब पॉलिसी के पेमेंट को वापस दिलाने के नाम पे लोगों से ठगी किया करता था। इसलिए लगातार लोगों को शिकार बनाता था। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता था और उनको उनकी जो फर्जी बीमा पॉलिसियां जो उनकी लैप्स हो गई थी उन्हें उनके पैसे वापस दिलाने के नाम पे ठगी किया करता था। ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार
अभियुक्तों के पास से लैपटॉप और अन्य कीमती सामान बरामद किया गया है और इनके खातों में करीबन 1 करोड़ से ज्यादा की रकम को फ्रीज कराया गया है। ये गिरोह लगातार एक्टिव था और भोले भाले लोगों को फंसाकर लगातार अपना शिकार बना रहा था। अब नोएडा पुलिस कहते चढ़ गया है। नोएडा पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी करके इन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो नोएडा पुलिस कर रही है और तमाम अन्य पहलुओं में भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने 10 से ज्यादा कॉल सेंटर्स अलग अलग जगहों पे खोल रखे थे और ऐसे लोगों को शिकार बनाया करते थे जिनकी बीमा पॉलिसी लैप्स हो गई। उनको पेमेंट को रिफंड कराने के नाम पे ये ठगी किया करते थे। इंडिया न्यूज से अली खान, नोएडा। नोएडा का ये फर्जी कॉल सेंटर सिर्फ 3 लोगों की कहानी नहीं है। ये हर उस डिजिटल ठगी की सच्चाई है जो हर मोबाइल फोन तक पहुंच चुकी है। बीमा पॉलिसी, बैंक, KYC हर नाम पर ठग बैठे हैं। पुलिस की कार्रवाई ने एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब किया है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या आप अगला शिकार तो नहीं? इसीलिए फोन पर किसी भी अनजान कॉल से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि एक कॉल आपकी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।